सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले। हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग रेखा गणित पढ़ने वाले हैं। रेखा गणित के एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, चाहे वो बिंदु हो, चाहे रेखा हो, चाहे कोण हो। और इसके बाद रेखा गणित में हम लोग वृत्त, आयत, वर्ग, जो भी आपके सिलेबस में है सबको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज से जो हमारी क्लास है रेखा गणित वो शुरू होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेखा गणित जब पढ़ते हैं तो हमको जान लेना चाहिए कि हमारी रेखा गणित होती क्या है। तो रेखा गणित गणित की वह शाखा है, रेखा गणित गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बिंदु, कोण, रेखा आदि के बारे में सीखते हैं। तो हमने क्या जाना कि रेखा गणित हमारी गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम बिंदु, कोण, रेखा आदि के बारे में बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो ये हो गई मेरी रेखा गणित की परिभाषा। अब बात करें ऑथर कौन है, मीन्स लेखक, मीन्स खोज करता है, इसका कौन है। रेखा गणित के जो खोज करता है वो है आपके यूक्लिड। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो तुम्हारा रेखा गणित है, रेखा गणित के खोजकर्ता कौन है। तो आपको याद रखना है रेखा गणित के खोजकर्ता तुम्हारे यूक्लिड हैं। कौन है बच्चा? तो वो है तुम्हारे यूक्लिड। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब हम लोग एक एक टॉपिक को अपने बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को भगाना नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सबसे पहले जो हमारा रेखा गणित में आता है, रेखा गणित में जो सबसे पहले जिसको हम न्यू बोलते हैं रेखा गणित की, वो होता है बेटा मेरा बिंदु। क्या होता है मेरा? बिंदु। अब बिंदु किसे कहते हैं? अब बिंदु किसे कहते हैं समझो। मैंने आपसे कहा कि एक कलम से या मार्कर से या पेंसिल से आप कहीं पर एक पॉइंट लगाइए, तो मैंने पॉइंट लगाया। अब मैं आपसे पूछूं कि आपने इतने बड़े व्हाइट बोर्ड पे कहाँ पर पॉइंट लगाया, तब आप कहोगे कि सर यहाँ पर लगाया। तो कहने का मतलब जो बिंदु आपने जो पॉइंट लगाया वो किसी स्थिति को दर्शाता कि नहीं दर्शाता? बिल्कुल दर्शाता है, क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया ना, यहाँ पर पॉइंट लगाया तो ये मेरी स्थिति बता रहा ना। तो बिंदु की परिभाषा यही होती है कि बिंदु किसी स्थिति को दर्शाता है। बिंदु क्या करता है हमारा? बिंदु स्थिति को दर्शाता है। बिंदु स्थिति को क्या करता है? दर्शाता है। इसी को हम लोग कहते हैं बिंदु। क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं हम लोग बिंदु। बिंदु क्या करता है? किसी स्थिति को दर्शाता है। अब बात करें हम लोग कि बिंदु के बाद क्या आता है, तो बिंदु के बाद मेरा आता है रेखा। बिंदु के बाद क्या आता है मेरा? रेखा। अच्छा, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि एक बिंदु लगाइए। अब आपसे कह रहा हूँ कि आप दो बिंदु लगाइए, कोई दिशा में दो बिंदु लगाइए। लगा दिया। उसके बाद मैंने कहा उन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। तो आप क्या करोगे? इस तरह इस बिंदुओं को मिला दोगे कि नहीं मिला दोगे? तो देखो यहाँ पर दो बिंदु है ना, तो दो बिंदु हो गए। दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? रेखा कहते हैं। कहने का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं बेटा हम लोग? रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बिंदुओं की बीच की दूरी हमारी क्या होती है? रेखा होती है। बीच की दूरी मेरी रेखा होती है। ये इतना क्लियर हो गया ना, बिंदु, रेखा। अब हम लोग बात करें किरण की। अपनी किसकी बात करते हैं? किरण की। मेरा एक टॉपिक आता है किरण। किरण क्या होता है? तो चलिए देखो, कभी कभी पूछ लेगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे कि अभी चित्र में आपको दे देगा, इस तरह दे देगा आपको। यहाँ पर दोनों तुम्हारी तरफ तीरें बनी है, यहाँ पर एक तरफ तीर बनी है। आपसे पूछेगा इसमें से कौन सी रेखा है, कौन सी किरण है। तब अगर आप पढ़े हैं तो अच्छे से बता सकते हैं, अदरवाइज अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप इसको बता नहीं सकते, कन्फ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे ये तो दोनों रेखाएं हैं, क्योंकि भैया एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये। कहोगे दो बिंदुओं के मध्य की दूरी रेखा होती है, जैसा कि हमने पढ़ा है। तो समझ लो यहाँ पर कि तुम्हारी रेखा क्या होती, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होती। देखिए, जो तुम्हारी रेखा होती है, रेखा तुम्हारी दोनों तरफ की ओर चल सकती है। कहने का मतलब मैंने जैसे यहाँ पर एक रेखा खींचा, इसका मैंने नाम लिख दिया ए और बी। कोई भी नाम लिख दिया मैंने, कोई भी आप भी मान सकते हो। मैंने लिख दिया ए बी। अब मैंने कहा कि ए के पहले कोई बिंदु सी स्थित है, ए के पहले कोई बिंदु सी स्थित है।
तो हम अगर बात पूछें कि सी से बी तक की दूरी कितनी है, तो आप क्या करोगे, इसको अपने सुविधा अनुसार क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कहने का मतलब रेखा जो होगी तुम्हारी इधर भी बढ़ सकती है और इधर भी बढ़ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं होती है। रेखा को चाहे इस तरफ बढ़ाओ चाहे उस तरफ बढ़ाओ, लेकिन जो किरण होता है, किरण होता है, तो कभी आपने सूर्य देखा है, डेली देखते हो, तो सूर्य ऐसे मान लिया मैंने मेरा सूर्य है, तो जो सूर्य की किरणें हैं वो ऐसे ही तो पृथ्वी पर आती हैं, ऐसे ही तो आती हैं, एक तरफ की आती ना, तो उनको मैं सूर्य की रेखाएं क्यों नहीं कहता, उनको मैं सूर्य की किरणें क्यों कहता हूँ, क्योंकि भैया सूर्य की किरणें हमेशा एक दिशा में गति करती हैं। क्या ये किरणें वापस इधर को जाएंगी, क्या इधर को गति करेंगी, तो नहीं करेंगी। सूर्य की किरणें हमेशा इस तरफ गति करती हैं, इसलिए हम इनको किरण कहते हैं। तो इतनी देर में आपने क्या समझा कि किरण किसे कहते हैं। तो किरण का विस्तार हमेशा क्या लिखोगे, आप लिखोगे किरण का विस्तार हमेशा, किरण का विस्तार हमेशा एक दिशा में होता है, हमेशा एक दिशा में होता है। ये होती है मेरी किरण, एक दिशा में होता है। अब आपसे कोई पूछेगा कि किरण और रेखा में अंतर बताओ, तब आप सिंपल से एक अंतर बता देना कि जी जो मेरी रेखा है वो दोनों साइड में चल सकती है, बट जो मेरी किरण है वो केवल एक साइड में चलेगी, चाहे उस तरफ चले चाहे इस तरफ चले। इतना कंफर्म हो गया ना कि रेखा क्या होती, किरण क्या होती। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने कोण की। इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कि हम साथ में नोट्स भी बना रहे हैं, तो प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाइए करिए। तो चलिए ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं अच्छे से। उसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है कि हमारा कोण, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं एंगल। चलिए इतना नोट हो गया ना। अच्छा ठीक, अभी देखो एंगल पढ़ने से पहले हम अपने पढ़ ले टाइप ऑफ लाइन, यानी कि रेखा के प्रकार, क्योंकि ये सिलेबस में आपकी है भी कि रेखाएं कितने प्रकार की होती है, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। चलिए देखते हैं हमारी रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है हमारा रेखा गणित का बेस है। अगर आप ये नहीं समझ पाओगे तो रेखा गणित नहीं समझ सकते, क्योंकि रेखा गणित बहुत हार्ड भी है, बहुत इजी भी है। इजी उन लोगों के लिए है जिन्होंने बेस को अच्छे समझा, हार्ड उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सीधा एंगल पे आ गए हैं, उसको प्रूव करने में लग गए हैं, तो वहाँ पर उनको हार्ड लगेगी। ठीक, चलिए बात करें यहाँ पर रेखा के प्रकार की। रेखा के प्रकार, मेरे रेखा कितने प्रकार के होते हैं, या इंग्लिश में इसको कह लें हम लोग पार्ट ऑफ लाइन। लाइन माने होती है मेरी रेखा। अब देखो पहली जो तुम्हारी आती है, पहली आती है तुम्हारी सीधी रेखा। सीधी रेखा पहली आती है आपकी सीधी रेखा। अब ये सीधी रेखा क्या होती है, देखिए दो बिंदुओं के मध्य सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, सीधी रेखा। जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया, मैंने यहाँ पर ऐसे बना दिया, या ऐसे बना दिया, या ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, सीधी रेखा। आप इसके एक पॉइंट पे खड़े होना, एक पॉइंट पे खड़े होना, वहाँ से देखना, अगर आपको सीधी दिख रही है तो आपकी हो जाएगी सीधी रेखा, अदरवाइज वो सीधी रेखा नहीं होगी। तो सीधी रेखा क्या होती है, दो बिंदुओं के मध्य सीधी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, सीधी रेखा। दूसरी जो मेरी आती है, दूसरी आती है वो होती है मेरी वक्र रेखा। दूसरी आती है मेरी वक्र रेखा। देखो वक्र माने सीधा नहीं होता है, वक्र माने टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसकी परिभाषा भी टेढ़ी मेढ़ी बनेगी। कैसे, दो बिंदुओं के मध्य, दो बिंदुओं के मध्य सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, अपनी वक्र रेखा। कुछ इस प्रकार वक्र रेखा आपकी होती है। क्या, वक्र रेखा उसे कहते हैं जो दो बिंदुओं के मध्य सीधी ना होकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है, उसे हम लोग वक्र रेखा कहते हैं। तीसरी मेरी आती है क्षैतिज रेखा। तीसरी आती है मेरी क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा क्या होती है, एक ही तल में, एक ही तल में, तल का मतलब होता है एक ही स्थान। जैसे मैंने कह दिया बोर्ड, तो बोर्ड मेरा एक तल है, अभी मैं इसके दो हिस्से कर दूं तो एक बोर्ड इधर एक बोर्ड इधर, तो मेरे क्या हो जाएंगे, दो तल हो जाएंगे। लेकिन एक ही तल में, क्या कह रहा, एक ही तल में, एक ही तल में एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर
समांतर एक से अधिक रेखाएं क्षैतिज रेखाएं कहलाती हैं। क्या? एक ही तल में एक दूसरे के समांतर। समांतर का मतलब क्या होता है? समान अंतर, यानी जो होंगी वो समान अंतर पे होंगी। कहने का मतलब अगर एक लाइन से एक लाइन की बीच की दूरी 1 उंगली है तो दूसरी लाइन से तीसरी लाइन के बीच की दूरी भी 1 उंगली होगी। तो ये होती है मेरी क्षैतिज रेखाएं। क्या होती हैं? क्षैतिज रेखाएं। देखो कुछ ये ऐसे होती हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। तो ये एक ही तल में स्थित है। पहली तो हो गई तुम्हारी AB, दूसरी हो गई CD और तीसरी हो गई तुम्हारी EF। तो ये जो तुम्हारी रेखाएं होंगी ये क्षैतिज रेखाएं होंगी। ये तीनों एक ही तल में और समान अंतर पे स्थित हैं। तो ये हो गई तुम्हारी क्षैतिज रेखाएं। अगली जो हमारी 4 नंबर आती है वो होती है ऊर्ध्वाधर रेखाएं। क्या होती है? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर अपने चौथे पॉइंट पे पहुँचते हैं। देखो चौथी मेरी क्या होती है बच्चा? चौथी होती है मेरी ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर रेखा। अब ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है? तो ऊर्ध्वाधर रेखा ठीक क्षैतिज रेखा के समान होती है, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें खड़ी होती हैं, सॉरी इसमें इस तरह होती है ना, पड़ी हुई। इसमें क्या होती है? पड़ी हुई समान अंतर पर, लेकिन इसमें लंबवत होती हैं। लंबवत का मतलब खड़ी हुई होंगी। देखो क्षैतिज रेखाएं होगी हमारी वो इस प्रकार से होंगी, लेकिन जो लंबवत रेखाएं होती हैं वो इस प्रकार से होती हैं। बाकी सेम कंडीशन इसमें भी होती है, समान अंतर पर स्थित होंगी और एक दूसरे के समांतर होंगी, लेकिन वो लंबवत होती हैं। कैसे? देखो इसकी परिभाषा बन जाएगी, लिख नहीं रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं। एक ही तल में एक दूसरे के समांतर लंबवत स्थित रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग? ऊर्ध्वाधर रेखाएं। लंबवत का मतलब होता है लंबी पड़ी हुई। कैसे? ऐसे लंबी पड़ी होंगी। पहले का नाम हो जाएगा AB, दूसरे का CD, तीसरे का AF। ये इस प्रकार की जो रेखाएं होती हैं ये मेरी ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं। अब अगर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में आपसे कोई अंतर पूछेगा तब आप क्या बताओगे? कि क्षैतिज रेखाएं हमारी वे रेखाएं होती हैं जो एक तल में एक दूसरे के समांतर पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, वो मेरी क्षैतिज रेखाएं होती हैं। लेकिन ऊर्ध्वाधर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में एक दूसरे के समांतर खड़ी हुई लंबवत रेखाओं को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो मेरी रेखाएं कितनी हो गई? 4। पांचवी जो मेरी आती है वो होती है समांतर रेखाएं। देखते हैं हमारी समांतर रेखाएं क्या होती है, जिसको समांतर को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन उसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन, यानी कि समांतर रेखाएं। अब चलिए देखते हैं हम लोग समांतर रेखाएं हमारी क्या होती हैं। जो मेरी 5 नंबर है वो है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं। अच्छा एक चीज़ कभी आपने एनालाइज किया है, गौर किया है? देखो होता बच्चा क्या है कि आप लाइफ में अपने जो जो चीज़ें देखो उसको सोचो कि ये ऐसे क्यों हैं, उसके ऊपर कुछ रिसर्च करो। मैं नहीं कहता जाके आप किसी बड़े से बड़े साइंटिस्ट से पूछिए, ना पूछिए, उस पर आप रिसर्च करिए, अपने खुद से रिसर्च करिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ काम करिए, अपने आप जो भी करिए अपने आप करिए, आप सब कुछ सीख जाओगे। देख तो कैसे? देखो कभी सब लोगों ने रेल तो देखा होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं रेल, ट्रेन देखा है ना। उसकी पटरियाँ कुछ ऐसे बनी होती हैं कि नहीं बनी होती हैं? कुछ ऐसे बनी होती है, इसी पर रेल की गाड़ी तुम्हारी चलती है, रेलगाड़ी इसी पर तुम्हारी चलती है। अच्छा बच्चा कभी देखना, अगर आपको टाइम मिले तब देखना ज़रूर, क्या कि जो रेल की पटरियाँ होती हैं उनके बीच में हमेशा एक ही दूरी होती है। क्यों होती है? अच्छा कभी सोचा है कि रेल जो हमारी होती है, वो रेल हमारी होती है, उसमें पहिया जो हमारे होते हैं वो अंदर की ओर धंसे हुए क्यों होते हैं? क्योंकि जो हमारी ये रेखाएं, जो ये तुम्हारी पटरियां होती हैं, इस पर वो पहिए आराम से बैठ जाते हैं और उसको मोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप मुड़ती हुई चली जाती। क्योंकि जिस ढांचे में किसी चीज़ को डालोगे तो वो उसी का आकार ले लेगा ना। ठीक देखो यहाँ पर अगर रेल आ रही है, रेलगाड़ी आ रही, तब क्या होगा तुम्हारी कि ऐसे ही रहेंगे। अब हो सकता है इसको इधर मुड़ना हो, तो क्या होता है, इधर ये लाइन तो इधर जाती है, लेकिन एक लाइन यहाँ से इधर आ जाती है और यहीं से एक लाइन निकाल देते हैं तुम्हारी ऐसे। जितनी दूरी इसकी है उतनी ही दूरी इसकी होगी, नहीं होगी तो क्या होगा, ट्रेन की पहिया तो उतनी ही दूरी पे लगी है, ट्रेन हमारी चलेगी नहीं, वो तो पलट जाएगी।
तो इसका मेन कारण होता है, देखो जो तुम्हारी इसको समझाने का जो तुम्हारा कारण है क्या है, ये समांतर रेखा होती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि समांतर रेखाओं का आदर्श उदाहरण क्या है, तो तुम्हारा समांतर रेखाओं का आदर्श उदाहरण रेल की पटरियाँ होती हैं। ये चीज़ बच्चा याद रखना, क्या समांतर रेखाओं का जो आदर्श उदाहरण होता है वो रेल की पटरियाँ होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं हमारी समांतर रेखाएं होती क्या है। तो समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी कभी भी बराबर से कम नहीं होती, या यूँ कह लें जिनके बीच की दूरी कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती है। जैसे मैं यहाँ पर दो लाइनें मान लिया, मैंने यहाँ पर दो लाइनें मान लिया, दो रेखाएं हैं, एक मेरी ये हो गई AB और एक मेरी ये हो गई CD। मैंने कहा यहाँ की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। बच्चा गौर से समझना, मैंने कहा ये यहाँ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ 3 सेंटीमीटर, 3 यहाँ भी होगी, 3 यहाँ भी होगी, 3 यहाँ भी होगी। जितनी दूरी तक रेखाएं जाएंगी उनकी लंबाई 3 सेंटीमीटर ही होंगी। यही होता है समांतर रेखाएं। कहने का मतलब समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी कभी भी कम ज़्यादा नहीं होती। हो गई मेरी समांतर रेखाएं। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जिनके बीच की दूरी कभी भी बराबर नहीं होती है। क्या होती? कभी भी बराबर नहीं होती है। अब हमारा जो अगला आता है वो होता है असमांतर रेखाएं। अगला जो मेरा है वो है असमांतर रेखाएं। 6 नंबर असमांतर रेखाएं। असमांतर रेखाएं। अब असमांतर क्या होती है? समांतर का ठीक अपोजिट तुम्हारी असमांतर होंगी। समांतर में क्या था? उसकी दूरी प्रत्येक स्थान पे बराबर थी, लेकिन असमांतर में उसकी दूरी प्रत्येक स्थान पे बराबर नहीं होगी। जैसे एक लाइन तो मैंने ये ले लिया, एक लाइन ये ले लिया, लेकिन दूसरी लाइन मैंने ये ले लिया। इसका मतलब AB मैंने इसका नाम रख दिया, इसका नाम CD रख दिया। मैंने कहा यहाँ पर लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो क्या ये भी 8 सेंटीमीटर होगी? आप फिगर में देखकर ही बता सकते हो ये 8 के 4 गुना है। कहने का मतलब असमांतर रेखाएं वे समांतर रेखाएं होंगी जिनके बीच की दूरी बराबर नहीं होती है। तो इतना कंफर्म हो गया ना, असमांतर और समांतर रेखाएं। जो मेरा अगला आता है वो होता है तिर्यक रेखाएं। तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? तो तिर्यक रेखा उसे कहते हैं हम लोग, तिर्यक रेखा उसे कहते हैं दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा से जो रेखा काटती है उसे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। कैसे? जैसे मैंने बना दिया, यहाँ पर मेरी दो समांतर रेखाएं हैं, यहाँ पर मेरी दो समांतर रेखाएं हैं। अब इसको मैं एक तिर्यक रेखा से काट दे रहा हूँ, इसको मैं एक तिर्यक रेखा से काट दे रहा हूँ, तो जो मेरी ये रेखा होगी यानी कि C और D, मैं इसका नाम रख रहा हूँ, तो तुम्हारी जो C और D रेखा होगी यही तुम्हारी तिर्यक रेखा होती है। तो तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? दो समांतर रेखाओं को जो रेखा काटती है उसे हम लोग तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक बच्चा? क्या? दो समांतर रेखाओं को जो एक रेखा काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। इतना कंफर्म हो गया ना तिर्यक रेखा किसे कहते हैं? इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। तिर्यक रेखा वह रेखा होती है जो दो समांतर रेखाओं को काटती है, वही हमारी तिर्यक रेखा होती है। ये होते हैं बच्चा तुम्हारे रेखाओं के प्रकार। तो हमने क्या सीखा? अभी हमने बिंदु सीखा, किरण सीखा, रेखा सीखा, और रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं उसको भी अच्छे से सीख लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको रेखा से संबंधित या बिंदु से या किरण से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन छूट रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग सीधे आते हैं, बात करते हैं कोण पे, कि कोण किसे कहते हैं और हमारे कोण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कोण किसे कहते हैं। देखो ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि रेखा गणित है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लगाएंगे, अदरवाइज आप लगा नहीं सकते हैं। चलिए बात करते हैं कोण की। अब कोण किसे कहते हैं? तो कोण बच्चा उसे कहते हैं, तो कोण इसे कहते हैं जहाँ पर आपको नोट कर लेना है, जहाँ पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं, जहाँ पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं
उसे कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? उसे कहते हैं कोण। उसे कोण कहते हैं। तो कोण किसे कहते हैं? जहाँ पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं वहाँ मेरा क्या बनता है? कोण। कैसे? जैसे मैंने कह दिया मेरी एक रेखा ये हो गई ए और बी। क्या हो गई? तुम्हारी एक रेखा हो गई ए और बी, और अगली जो तुम्हारी रेखा मैंने बता दिया क्या कि ये हो गई तुम्हारी सी और डी। ये बी और सी हो गई। एक रेखा है तुम्हारी ए और बी, दूसरी रेखा है तुम्हारी बी और सी। तो ये दोनों रेखाएं किस पॉइंट पर मिली हैं? तो ये दोनों रेखाएं तुम्हारी इस पॉइंट पर मिली हैं, बी वाले पॉइंट पर। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? कोण हो जाता है। क्या हो जाएगा? कोण। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मैंने कह दिया एक रेखा ऐसे है और दूसरी रेखा ऐसे है, तो ये दोनों किस पॉइंट पर मिल रही हैं? ये दोनों यहाँ पर मिल रही हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? कोण। समझ में आया? कोण किसे कहते हैं? तो जहाँ पर दो रेखाएं आपस में मिलती हैं उसे कोण कहते हैं। इतना क्लियर? अब देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक, अब हम लोग देखते हैं कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण आप लोगों ने समझ लिया। कोण जो तुम्हारे होते हैं भैया वो कुछ इस प्रकार होते हैं। कोण के प्रकार देखते हैं हम लोग, कोण किस प्रकार के होते हैं, कोण कैसे होते हैं। तो पहला नंबर आपका आता है, पहला आता है न्यून कोण। न्यून कोण पहले क्या आता है? न्यून कोण। अच्छा, यहाँ से पहले एक चीज़ समझ लो कि जो तुम्हारे कोण हैं, कोण जैसे मैंने कहा जो कोणों को मापने की इकाई होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंश। ये पॉइंट याद रखना, कोणों की मापने की इकाई को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश। जैसे मैंने कहा 180 अंश, मैंने कहा 180 अंश, तो जो अंश का चिन्ह लगता है उस संख्या के ऊपर ऐसे करके लगता है। ठीक, कैसे लगता है? अब जैसे 180 अंश को मैं गणितीय रूप में लिखूँ तो हो जाएगा 180 अंश, पॉइंट लगा दिया आखिरी संख्या के ऊपर। जैसे मैंने बोला 60 अंश, 60 अंश, तो यहाँ पर जो तुम्हारा 60 जाएगा इसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे, ये अंश बन जाएगा। तो अंश से, अंश का रूप क्या होता है उसको क्या कहते हैं? अंश से हम कोण को मापते हैं, वही मेरा क्या होता है? अंश। और अंश का चिन्ह कैसे लगता है? आखिरी संख्या के ऊपर दशमलव के जैसा चिन्ह हमारा लगता है। तो इतना क्लियर हो गया ना। अब बात करते हैं न्यून कोण। पहला मेरा क्या आता है? न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण किसे कहते हैं? तो जो तुम्हारा न्यून कोण होता है भैया, न्यून कोण होता है वो 90 अंश से कम होता है और 0 अंश से शुरुआत होता है। कहने का मतलब वो 90 अंश से तो कम होगा लेकिन शुरुआत उसकी कहाँ होगी? 0 अंश से। तो न्यून कोण होगा 0 अंश से लेकर 90 अंश से कम, 90 अंश से कम वाले कोण को, 90 अंश से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं, को न्यून कोण कहते हैं। अभी हम लोग बनाना सीखेंगे, इसको कैसे बनाते हैं। देखो बस आपको वीडियो को एकदम अच्छे से देखना है, वीडियो की गहराई में जाना है, वीडियो को एकदम मन से देखना है। आप कभी भी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। मैं जिस प्रकार से आपको कोण बनाना बता दूंगा लाइफ में आप कभी भी नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो न्यून कोण किसे कहते हैं? 0 अंश से लेकर 90 अंश से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। अब अगला जो बच्चा मेरा आता है, नेक्स्ट जो आता है वो होता है समकोण। दूसरा मेरा आता है समकोण। समकोण किसे कहते हैं? तो जो समकोण होता है वो 90 अंश के कोण को कहते हैं। जो समकोण होगा वो होगा मेरा 90 अंश के कोण को, 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं हम लोग? समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, समकोण कहते हैं। किसको कहते हैं? 90 अंश के कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। देखो जो न्यून कोण, अच्छा इसको हम लोग इस साथ में फिगर से भी देखते चले, नहीं ये बात जब बाद में मैं आपको बताऊंगा तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं फिगर न्यून कोण का इस तरह बनाना, छोटा सा बनेगा लेकिन आपको समझ लेना। देखिए जो मेरा, जिससे मैंने कह दिया ये मेरी लाइन, ये मेरी लाइन है, तो 0 अंश तुम्हारा कहाँ से शुरुआत होगा? 0 अंश तुम्हारा यहाँ से शुरुआत होगा।
यहाँ से शुरुआत होगा 0 अंश, चाहे इधर से को चाहे इधर से को, तो 0 अंश तुम्हारा यहाँ से शुरुआत होगा और उसके बाद ये इधर बढ़ता चला आएगा 60, 65, 70, 75, 80, 90, 85, 80 ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो जब कभी एल के आकार की आकृति बन जाती है, चलो यहाँ नीचे बना के बता रहे हैं, जब कुछ ऐसी आकृति आपकी बन जाएगी, ऐसी आकृति, इस आकृति को हम लोग कहते हैं समकोण। इंग्लिश का लेटर आप लोगों ने बड़ा वाला एल देखा होगा, ठीक ऐसे बनता है। तो एल प्रकार की आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, अपना समकोण कहते हैं। अब देखो मैंने कहा न्यून कोण 0 से लेकर 90 से कम, तो 0 तो मेरा यहाँ इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन 90 से कम यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने कोण बनेंगे, कौन बनेंगे, वो भैया न्यून कोण बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 90 से कम है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींचूँ तो ये कौन सा कोण बन गया, न्यून कोण। ऐसे खींचूँ ये भी न्यून कोण, ये भी, तो 90 के अंदर जितने कोण बनेंगे वो सब तुम्हारे क्या बनेंगे, न्यून कोण बनेंगे। चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे तुम्हारा ये ले लो, ऐसे करके जितने भी कोण बनेंगे वो सब तुम्हारे क्या बनते हैं, न्यून कोण। या ऐसे बना लो, ये भी तुम्हारा हो गया न्यून कोण। प्रॉपर एल नहीं बनेगा, कहने का मतलब एल नहीं बनेगा, वो हल्का सा कम या ज़्यादा होगा। अगर आप उसको यहाँ से देखोगे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से देखोगे तो आपको वी लगेगा। न्यून कोण को जब आप यहाँ से देखोगे तो वी लगेगा आपको, चाहे ऐसे बनाओ तो यहाँ से देखोगे तब भी आपको वी लगेगा। तो आपको अगर पेपर में आएगा तो पेपर को घुमा के देख लेना है, कंफर्म हो जाएगा न्यून कोण है या समकोण है। ओके, तो समकोण न्यून कोण सीखा, समकोण 0 से लेकर 90 से कम, और समकोण 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। अब चलिए बात करते हैं अपना जो अगला आता है वो होता है अधिक कोण। ये अधिक कोण हमारा क्या होता है, अधिक कोण हमारी कौन सी बला है। आज हम लोग रेखा गणित का एकदम से गर्दा उड़ा के रखने वाले हैं। पूरा का पूरा हम लोग रेखा गणित सीखेंगे, पूरा का पूरा रेखा गणित सीखेंगे, चाहे वीडियो 1 घंटे की बने या 2 घंटे की बने, लेकिन प्रॉपर हम लोग रेखा गणित को आज इंड करेंगे, इसको आज खत्म करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए समकोण के बाद क्या आता है हमारा, तीसरा नंबर आता है अधिक कोण। क्या आता है मेरा, अधिक कोण। अभी अधिक कोण क्या होता है, तो अधिक कोण तुम्हारा बच्चा होता है 90 अंश से लेकर 180 से कम तक के कोण को, 180 अंश से कम तक के कोण को, कम तक के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग अधिक कोण। कोण को हम लोग अधिक कोण कहते हैं। अब ये कैसे हो जाएगा, अधिक कोण कहते हैं। देखिए 90 अंश से लेकर और कहाँ तक, 180 अंश। अब बात करें 180 की, तो जो तुम्हारा 180 अंश का कोण बनता है वो बिल्कुल ऐसे बनता है, दिख रहा है ना आपको, बिल्कुल ऐसे बनता है। यानी कि एक लाइन जो एक सिंपल लाइन बनेगी वो मेरी 180 अंश का कोण बनेगा, और 180 अंश का कोण इस प्रकार से बनता है, इस प्रकार से बनता है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर एक लाइन मैंने ऐसे खींची और दूसरी लाइन मैंने कैसे खींच दी, ऐसे। तो तुम्हारा मैं पूछूं कि यहाँ पर ये इतना 90 अंश हुआ कि नहीं हुआ, ये तो कंफर्म, क्यों, क्योंकि एल आकार की आकृति बन रही तो 90 हुआ। तो 90 से लेकर 180 से कम, यानी यहाँ इस लाइन से कम होगा, तो बीच में जितने भी कोण इस प्रकार के बनेंगे वो सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे भैया, वो हो जाएंगे अधिक कोण। क्या हो जाएंगे, सॉरी, अधिक कोण। ये यहाँ से बनेगा, ये सब कोण तुम्हारे क्या हो जाएंगे, अधिक कोण। ये सब क्या हो जाएंगे, अधिक कोण। चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। यानी एल आपको ऐसे प्रतीत होगा कि वो भाग रहा है, वो कहीं पर भाग रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो जो आकृति आपको भागती हुई दिखे वो तुम्हारी हो जाती है अधिक कोण। अभी यहाँ पर इसी आकृति की बात ले लो, तो ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई यहाँ से खींच रहा है, और ये ऐसा लग रहा है इसको भी यहाँ से कोई खींच रहा। तो जो आकृति आपको भागती हुई लगे वही क्या कहलाती है, अधिक कोण। हमने क्या सीख लिया, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण को हमने सीख लिया। अब जो हमारा अगला आता है वो होता है ऋजु कोण। जो अगला हमारा आता है वो होता है ऋजु कोण। अब देखते हैं ऋजु कोण क्या होता है। अगला जो आता है मेरा 4 नंबर, वो होता है ऋजु कोण।
रिज कोण। तो रिज कोण बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस इसका नाम थोड़ा टफ है लेकिन कोण बहुत ही आसान है। 180 अंश के कोण को हम लोग रिजु कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को रिजु कोण कहते हैं। और 180 अंश का कोण ऐसे बनता है, एक बिल्कुल सीधी रेखा और इसके ऊपर एक ऐसे चिन्ह लगा हुआ होता है, चाप लगा हुआ होता है। एक बिल्कुल सीधी रेखा और उसके ऊपर एक ऐसे चाप लगा होगा, वही तुम्हारा होता है रिजु कोण। क्या होता है? रिजु कोण। तो 4 कोण हम अच्छे से सीख चुके हैं। कौन कौन से? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और रिजु कोण। अब जो अगला आता है मेरा, अगला होता है वो होता है मेरा बृहत कोण। क्या होता है मेरा? बृहत कोण। चलिए शुरुआत करते हैं बृहत कोण की। बृहत कोण किससे कहते हैं? देखो हमने क्या सीखा? न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और बाद में लास्ट में क्या सीखा? रिजु कोण। अब जो हम लोग सीखने वाले हैं वो होता है बृहत कोण। और बृहत कोण एक पेपर में हमने जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें था भी। चलिए 5 नंबर मेरा है बृहत कोण। बृहत कोण। अब बृहत कोण किसे कहते हैं? बृहत कोण किसे कहते हैं? तो बृहत कोण तुम्हारा वो कोण होता है 180 अंश से लेकर 180 अंश से लेकर 360 अंश से कम तक, से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? से कम वाले कोण को बृहत कोण कहते हैं। बृहत कोण कहते हैं। कहने का मतलब 180 से तो वो ज़्यादा होगा लेकिन 360 से बच्चा कम होगा। कैसे? जैसे मैंने कहा ये 180 का कोण बना, अभी नहीं बना, ये 180 का अब बना, ये 180 का कोण बना। अब समझो, देखो 180 और 180 कितना होता है? 360 होता। अब ये 180 का कोण बना कि नहीं बना? अगर इसी को हम पूरा का पूरा ऐसे घुमा दें, पूरा का पूरा ऐसे घुमा दें, तब मेरा कौन सा कोण बन जाता है? तब मेरा बनता है संपूर्ण कोण, जो लास्ट में है, अभी इसके लास्ट में है। तब मेरा क्या बनता है? संपूर्ण कोण, क्योंकि 360 अंश के कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। तो 180 से तो अधिक होगा, यानी इस कोण से तो अधिक होगा ऊपर वाले से, लेकिन इस कोण से कम होगा। तो जो हमारे कोण बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इस प्रकार के जो कोण बनेंगे वो सब तुम्हारे बृहत कोण होंगे। बृहत कोण वे कोण होते हैं जो 180 से तो ज़्यादा होते हैं बट 360 से बेटा मेरे कम होते हैं, वही मेरे बृहत कोण होते हैं। इतना क्लियर हो गया ना? अब लास्ट में जो मेरा आता है वो होता है संपूर्ण कोण। लास्ट में मेरा आता है संपूर्ण कोण। ये संपूर्ण कोण क्या होता है? 6 नंबर मेरा आता है संपूर्ण कोण। अब ये संपूर्ण कोण क्या होता है? तो जैसा कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि संपूर्ण कोण 360 अंश के कोण को कहते हैं। 360 अंश के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण कोण बोलते हैं। संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। देखो 180 360 एक सीख जाओ, दोनों जान गए। कैसे? ऐसे बनता है मेरा 180, बनता कि नहीं बनता है ऐसे, और जब इसको पूरा ऐसे घुमा के मिला देंगे मेरा बन गया 360। ऐसा बनता है मेरा 180 और जब पूरा घुमा देंगे तो बन गया 360। अब यहाँ से मैंने एक पॉइंट आपको पीछे बताया भी था जब वृत्त वाला सवाल लगा रहे थे। अब अगर इस गोले की बात करूँ, इस गोले की बात करूँ तो इस गोला जो है तुम्हारा ये वृत्त हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से कहाँ से हम न्यून कोण शुरू किए थे? कितने अंश से? 0 अंश से। और मेरा संपूर्ण कोण कहाँ तक पहुँच गया? 360 अंश तक। तो यहाँ से एक पॉइंट याद रखना कि एक वृत्त में 360 कोण अंश होते हैं। एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। क्या? एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। इतना क्लियर? तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखते हैं पट्टी और प्रकार की सहायता से इन सब कोणों को कैसे बनाएंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।
ठीक। अब देखते हैं हम लोग पटरी प्रकार की सहायता से अपने कोणों का निर्माण कैसे करेंगे। देखिए हम लोग सब पूरा डिस्कस करने वाले हैं बहुत अच्छे से। वैसे कल की वीडियो में कुछ बच्चों ने बताया था कि सर प्रॉफिट एंड लॉस के जो हमारे क्वेश्चन है वो कुछ लेंथी हैं, कुछ बड़े मेथड से लगे। तो बेटा समझो, हम ट्रिक तो आपको बता सकते हैं, ट्रिक तो आपको हम ऐसी बता सकते हैं कि आप इतने में क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, इतने में। लेकिन होगा क्या कि आपके सिलेबस में ट्रिक अलाउ नहीं है। कोई आप ऐसा एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो जिसमें आपकी बहुविकल्पी आएगा, कोई आप ऐसा एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो जिसमें बड़ा सा क्वेश्चन आएगा और वो बहुविकल्पी में उत्तर आपको टिक लगाना है आपके सामने, तो उसको कॉपी पर सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे आपने डिमांड की तो मैं बताऊंगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस की ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग ये टॉपिक क्लियर करेंगे। अब हम लोग देखते हैं अपने पटरी प्रकार की सहायता से कोणों का कैसे बनाएंगे। देखिए इसके लिए आवश्यक कुछ वस्तुएं होती हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहली पटरी, पेंसिल, रबड़, चांदा और प्रकार की आवश्यकता पड़ती है। उसमें चांदा का बहुत अहम रोल होता है। क्या होता है, चांदे से जो मैं प्रकार से अपने कोण का निर्माण करूँगा, जो बनाऊँगा कोण, उसको हम लोग चांदे से नापते हैं। चांदा सब लोगों ने नहीं देखा है तो देख सकते हैं, कुछ ऐसे चांदा आपका बना होता है, कुछ चांदा आपका ऐसे बना होगा। यहाँ पर अंक स्थित होते हैं 10, ऐसे करके 180 तक होते हैं, 0 से लेकर 180 तक होते हैं। तो हम यहाँ पे इस पॉइंट को अपने कोण पे रखते हैं और जितने पे हमारा लाइन जाता है उससे हम बता सकते हैं कि हमारा कोण इतने अंश का बना है। तो इतना क्लियर। अब चलिए शुरुआत करते हैं कोणों को कैसे बनाएंगे। देखते हैं कोणों को कैसे बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहला आता है, सबसे पहले जो हम लोग बनाते हैं वो मेरा बनता है 60 अंश का कोण। सबसे पहले मैं बनाऊंगा 60 अंश का कोण, उसके बाद बनाऊंगा मैं 120 अंश का कोण, फिर हम बनाएंगे उसके 90 अंश का कोण, उसके बाद बनाऊंगा 180 अंश का कोण। ऐसे करके मैं सब कोण आपको बताऊंगा एक एक करके, जितने भी कोण आपने पढ़ रखा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लाइन खींच लेना है किसी भी लंबाई की, चाहे जितने अंश का कोण कहे, चाहे जितने अंश का कोण कहे। पहला काम आपको एक लाइन को ड्रा कर लेना है या खींच लेना है। खींचने के बाद जब हम लोग यहाँ पर लाइन खींच लेंगे तो लाइन खींचने के बाद करना क्या है, जो प्रकार की नुकीली नोक है, जो प्रकार की नुकीली नोक है उसको रखेंगे इस तरफ और प्रकार की पेंसिल वाली नोक को इतना बढ़ाएंगे कि इस लाइन की आधे से अधिक दूरी को ले ले। बस कितना, आधे से अधिक दूरी को ले ले। तो सपोज दिन मैंने माना कि मैंने यहाँ पर प्रकार की नोक रखा और यहाँ पे से मैंने एक चाप को ऐसे लगा दिया, आपको दिख रहा है ना, मैंने ऐसे एक चाप को लगा दिया। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब उस दूरी उतनी रहेगी, दूरी मेरी उतनी ही रहेगी जितनी दूरी मैंने पहले लिया था। लेकिन अब प्रकार की नोक को मैं यहाँ पर रखूँगा, प्रकार की नोक को यहाँ पर रखूँगा, उतनी ही दूरी से मैं यहाँ पर एक चाप लगा दूँगा। ये जो मैंने चाप लगाया है ये मेरा बनता है बच्चा 60 अंश का कोण। सबसे पहले 60 अंश का कोण बनता है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी इस वाली दूरी को ऐसे यहाँ से मिला लेंगे, जहाँ पर काटे हैं वहाँ पर ऐसे मिला लेंगे। तो ये मेरा बन जाएगा कितने अंश का कोण, ये मेरा बन जाता है 60 अंश का कोण। कितने अंश का बन गया, 60 अंश का। अब फिर से क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर रखेंगे प्रकार की अपनी नुकीली वाली नोक, यहाँ पर रखेंगे प्रकार की नुकीली वाली नोक और उतनी ही दूरी से एक चाप ऐसे लगा देंगे। यहाँ पर मैंने रखा प्रकार की नुकीली वाली नोक, उतनी दूरी से एक चाप लगा दिया। अब इस चाप को मैं इसी बिंदु से मिलाऊंगा, मैंने इस चाप को क्या किया, इसी बिंदु से मिला दिया। तो अब मेरा 60 टोटल कितने अंश का कोण बन गया, 120 अंश का बन गया। भाई 60 120 अंश का बन गया। अब हमको 90 अंश का बनाना है, 90 अंश का बनाना है। तब क्या करेंगे, देखो आप पहले 60 120 तो बना ही सकते हो, ठीक बना लिया। अब 90 का बनाना क्या करना, अब प्रकार की नुकीली नोक को यहाँ पर रखो, जो चुभती है वो वाली नोक उसको यहाँ पर रखो और इस चाप की इतनी दूरी की आधे से अधिक दूरी लो, आधे से अधिक दूरी लो, एक ऐसे चाप लगा दो, एक ऐसे चाप लगाया। अब प्रकार की नुकीली नोक को इधर रखो और उतनी ही दूरी से एक चाप को काट दो। अब ये दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को काटें उसको इसी बिंदु से मिला दो,
इसी बिंदु से मिला दो तो ये मेरा कितने अंश का कोण बन जाएगा, 90 अंश का। यानी जो आपका ये वाला कोण हो जाएगा, ये वाला कोण होगा 90 अंश का, और जो इतना वाला कोण हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 120 अंश का। अगर ये दो रेखाएं भूल जाओ आप तो कोण बचा आपका 190 का बना। अगर ये दो रेखाएं भूल जाओ तो 60 का बना, और अगर ये दो रेखाएं भूल जाओ तो ये 120 का बना। तो इतना क्लियर, 60 60 120, 60 का बनाया, 90 का बनाया और 120 का बनाया। अब मैं देखता हूँ अपना 180 का कोण कैसे बनाऊंगा। देखिए अब फिर से मैं यहाँ से उतना ही दूरी ले लूँगा जितना मैंने शुरुआत में लिया था। उसके बाद यहाँ काटा, यहाँ तो पहले से कट गया। अब प्रकार की नुकीली नोक को यहाँ रखेंगे और एक चाप ऐसे लगा देंगे। ये चाप जहाँ पर कटेगा, ये चाप जहाँ पर कटेगा उसको इस लाइन से मिला देंगे। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इस तरह जो मेरा कोण बनेगा वो बनेगा मेरा 60 अंश का, 180 अंश का कोण। इस तरह का कोण मेरा बनेगा 180 अंश का कोण। आगे फिर जब एक चाप लगा के ऐसे काटोगे कहीं पर इस चाप को, तो वो जो मेरा कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, जोड़ो 60 60 120 60 180, और 180 में 60 जोड़ दोगे तो कितने अंश हो जाएगा, 180 में 60 जोड़ोगे तो तुम्हारा बन जाएगा 240 अंश। ये तुम्हारा जो कोण बनेगा ये 240 अंश का बनेगा। ऐसे करके आप जब एक बार और चाप लगाओगे तो 300 का बनेगा, एक बार और चाप लगाओगे तो ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, ये तुम्हारा बन जाता है 360 अंश का कोण। तो ऐसे ही तुम्हारे कोण सभी बनते हैं। 60 का बना, फिर 90 का बनाया, फिर 120 का, उसके बाद 180 का, फिर मैंने बनाया 240 का। अब ऐसे करके आप बनाते चले जाइएगा। अब यहाँ बात करें तो 60 अंश का कोण है वो न्यून कोण है, जो 90 अंश का कोण है वो सम कोण है, जो 120 अंश का कोण है वो अधिक कोण है, जो तुम्हारा 180 अंश का कोण है वो ऋजु कोण है, और जो तुम्हारा 240 अंश का कोण है वो बृहत कोण है, जो तुम्हारा 360 अंश का कोण है वो तुम्हारा संपूर्ण कोण है। तो इतना क्लियर हो गया ना कि कोण पट्टी प्रकार की सहायता से कैसे बनाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपना डिस्कस करने वाले हैं वो है कोण। देखिए हमने जैसा कि शुरुआत में आपको बताया था कि मैं रेखा गणित को बहुत अच्छे से बहुत डीपली समझने वाला हूँ, तो आप वीडियो में बने रहिए अंत तक बस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, उसके साथ साथ शेयर ज़रूर कर देना, ताकि जो आपके साथी लोग इस वीडियो को नहीं देखें वो वीडियो को देख सकें। और जितने भी हमारे साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जैसे यहाँ से वीडियो पड़ेगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज की बात करते हैं हम लोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। तो इतना क्लियर हो गया ना, रेखा कोण बिंदु कोण के प्रकार, रेखा के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे कि मेरा त्रिभुज क्या होता है, हमारे त्रिभुज क्या होते हैं। देखो वीडियो को बेटा बहुत अच्छे से देखना है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिभुज। त्रिभुज जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। अब त्रिभुज की मेरी परिभाषा क्या होती है, त्रिभुज की परिभाषा क्या होती है, तो जैसा नाम वैसा काम। त्रिभुज में क्या लिखा है, त्रि का मतलब होता है तीन, और भुज का मतलब क्या होता है भुजाएं। तो ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से बनी हो मेरी त्रिभुज कहलाती है। क्या, ऐसी आकृति जो मेरी तीन भुजाओं से मिलकर बनी हो वो मेरी त्रिभुज कहलाती है। जैसे एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, बन गई आकृति त्रिभुज। तो तुम्हारी त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, त्रिभुज की परिभाषा क्या होगी, लिख रहा हूँ मैं त्रिभुज की परिभाषा, नीचे लिख रहा हूँ। तीन रेखाओं से या भुजाओं से आप कुछ भी कह सकते हो, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चाहे आप भुजाओं कहो चाहे रेखाएं कहो, बात एक ही होती है। तो तीन भुजाओं से या तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इतना क्लियर। अब देखते हैं त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज हमारे कितने प्रकार के होते हैं। जो नेक्स्ट मेरा टॉपिक है वो है त्रिभुज के प्रकार।
क्या है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार यानी टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के प्रकार जो होते हैं वो दो चीज़ों पर डिस्कस, ऊपर से थोड़ा लिख रहे हैं, नीचे आएगा नहीं, चलिए ऊपर से लिखते हैं क्योंकि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात करें हम लोग त्रिभुज के प्रकार की, त्रिभुज के प्रकार की, त्रिभुज के प्रकार की। तो त्रिभुज जो हमारे होते हैं वो दो टाइप से डिवाइड हुए हैं। कौन कौन से, एक तो मेरे होते हैं एंगल के हिसाब से, एक होते हैं मेरे कोण के हिसाब से, और दूसरे मेरे होते हैं रेखाओं के हिसाब से। एक तो मेरे होते हैं कोण के हिसाब से, दूसरे होते हैं रेखाओं के हिसाब से। अब कोण के हिसाब से त्रिभुज तुम्हारे तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर आता है तुम्हारा न्यून कोण त्रिभुज, पहला आता है तुम्हारा न्यून कोण त्रिभुज। अभी यहाँ पे हम केवल सारणी बना रहे हैं, अभी इसको एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। दूसरा जो तुम्हारा आता है वो होता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। आपको दिक्कत नहीं लेनी है, पूरा का पूरा आज गर्दा उड़ाने वाले हैं हम लोग अपनी रेखा गणित का। और जो तीसरा आता है वो मेरा होता है अधिक कोण त्रिभुज, तीसरा होता है मेरा अधिक कोण त्रिभुज। ये त्रिभुज होते हैं मेरे कोणों के हिसाब से। तो कोणों के हिसाब से त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अब बात करते हैं रेखाओं के आधार पर। तो रेखाओं के आधार पर भी कोण हमारे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। पहला आता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, पहला आता है समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका आता है, दूसरा आता है आपका विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। और जो तीसरा आपका आता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। देखो क्या, अब बात शुरुआत से करते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो त्रिभुज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। पहला मेरा आता है कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद मेरा आता है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। अब एक एक करके इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कोणों के आधार पर एक एक करके अच्छे समझेंगे, इसके हिसाब से एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। देखिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को आपको भगाना नहीं है। वैसे आपको आज टाइम टेबल पता चल गया होगा, क्योंकि जो हमारी 25 तारीख से है वो सेकंड सेमेस्टर की क्लासें भी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसा कि रमन सर ने आपको बता भी दिया होगा कि टाइम टेबल किस हिसाब से बनाया गया है। जिस हिसाब से टाइम टेबल बनाया गया है ठीक उसी प्रकार को आपको 25 तारीख से क्लासें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो जिसने भी अभी सिलेबस वाला या टाइम टेबल वाला जो वीडियो नहीं देखा है वो टाइम टेबल वाला वीडियो देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक उनको मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं अपने कोणों के आधार से त्रिभुज कैसे होते हैं। सब त्रिभुजों को हम एक अच्छे प्रकार से समझेंगे, इन सब त्रिभुजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए पहले मेरा जो ऊपर हम कोण लिख रहे हैं तो आप समझ जाना ब्रैकेट में कि कोणों के आधार पर। पहला मेरा आता है न्यून कोण त्रिभुज, पहला आता है मेरा क्या, न्यून कोण त्रिभुज। अब ये न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, तो न्यून कोण तो आपने पढ़ा ही है, क्या होता है 90 से कम और 0 से अधिक वाले कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण। त्रिभुज का मतलब कोण, तब त्रिभुज का मतलब त्रिभुज तीन भुजाएं। तो ऐसी आकृति क्या हो जाएगा मेरा, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण, जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है, 90 अंश से कम होता है, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं, न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। जैसे
जैसे मैंने बताया, यहाँ पर मैं एक आकृति बना रहा हूँ, इसका नाम रखूँ ए, बी और सी। अब ये बताओ, क्या यहाँ कहीं पर आपको 90 यानी एल की आकार की आकृति दिख रही है? तो हमें तो नहीं दिख रही। हमें तो अगर मैं इस बिंदु पे बैठ कर देखूँ तो मुझे बी दिख रहा है, अगर मैं इस बिंदु पे बैठ के देखूँ तब भी मुझे बी दिख रहा है, अगर मैं इस बिंदु पे बैठ के देखूँ तब भी मुझे बी दिख रहा है। तो ये मेरा कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज। तो इतना क्लियर हो गया, न्यून कोण त्रिभुज ऐसे होता है। दूसरा जो मेरा आता है वो होता है समकोण त्रिभुज। दूसरा मेरा आता है समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैंने बना दिया एक ये आकृति आपके पास, अब इसका मैं नाम रखूंगा ए, बी और सी। तब आप देखोगे क्या? अगर आपसे कहूँ ये वाली लाइन, चलो मैं इस लाइन को बंद कर रहा हूँ, अगर ये वाली लाइन में बंद कर दूँ तो क्या ये एल के आकार की कुछ दिख रही है? बिल्कुल दिख रही। तो एल की आकार की दिख रही, कहने का मतलब ये मेरा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? समकोण त्रिभुज ये आपका होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें जो तुम्हारा कोण है वो कितने अंश का? ये वाला कोण 90 अंश का होगा। ये हो गया। दूसरा जैसे मैंने ऐसे बना दिया तो ये भी तो तुम्हारा 90 अंश का होगा, इसमें ये वाला 90 अंश, इसमें ये वाला 90 अंश। तो ऐसे जैसे कितने भी त्रिभुज होंगे वो आपके समकोण त्रिभुज होंगे। तो इसको जल्दी से नोट करिए। अब यहाँ पर आपको हम तीसरा नंबर बताए दे रहे हैं। यहाँ पर तीसरा नंबर मैं आपको बताए दे रहा हूँ। तीसरा जो आपका होता है अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा जो मेरा होता है वो होता है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अब ये अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से ज़्यादा हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो, एक कोण अधिक कोण हो, क्या कहलाता है मेरा? अधिक कोण त्रिभुज। देखो एक कोण अधिक कोण होना मांगता है, बाकी अधिक कोण हो या ना हो एक जरूरी है। ओनली वन कोण हमें अधिक कोण होना मांगता है, तभी तो हम अधिक कोण का गर्दा उड़ा पाएंगे। तो एक कोण अधिक कोण होगा। कैसे? देखो ये मेरा क्या बना, बच्चा गौर से समझना, ये कौन सा त्रिभुज कोण बना? आपका अधिक कोण बना। अगर इस कोण को मैं यहाँ से मिला दूँ तो मेरा त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर मैं देखूँ ये मेरा क्या हो गया? अधिक कोण। अधिक कोण मैंने बताया क्या था? ऐसा लगेगा कि उस कोण को कोई खींच रहा, तो मैं देखूँ तो इस त्रिभुज को कोई खींच रहा, तो ये मेरा क्या बन गया? अधिक कोण। ये ऐसे भी बनता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अब आप इसको नोट कर लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं आप इसको। चलिए हम 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं, आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं रेखाओं के आधार पर। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे कोणों के आधार पर, लेकिन अब हम जब देखेंगे वो होंगे मेरे रेखाओं के आधार पर, कि रेखाओं के आधार पर मेरे त्रिभुज कैसे डिवाइड हुए वो तो हम पढ़ ही चुके हैं, लेकिन कैसे हम लोग याद रखेंगे वो हमको पढ़ना है। अब क्या पढ़ेंगे? रेखाओं से रिलेटेड।
रेखाओं से रिलेटेड एक एक को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो रेखाओं से रिलेटेड मेरा पहला क्या आता है, पहला मेरा आता है समबाहु त्रिभुज। पहला आता है मेरा समबाहु त्रिभुज। देखो त्रिभुज लिख नहीं रहे, केवल आकृति बना रहे हैं, आप समझ जाना। पहला मेरा आता है समबाहु त्रिभुज। तो अब इसको समझो, इसको समझो। सम का मतलब होता है समांतर या बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजाएं, सम का मतलब बराबर, बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो मेरा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। लिख रहे हैं इसको, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। समबाहु त्रिभुज कहलाता है। क्या वो कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता। अब एक आकृति बना रहा हूँ, अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक आकृति बना दिया, इसका नाम रखा ए, बी और सी। मैंने कहा ए और बी की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, बी और सी की लंबाई है 3 सेंटीमीटर, ए और सी की लंबाई है 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या देखोगे कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइन बराबर हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो हमारा समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तीनों भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज हो गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट नंबर जो मेरा है, सेकंड नंबर, वो क्या है? विषमबाहु त्रिभुज। भैया बहुत अच्छे से समझना है, साथ में नोट करते रहना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये विषमबाहु त्रिभुज। और अगर मज़ा आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, बिना लाइक के आगे नहीं जाना आपको। विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज देखो, विषम का मतलब क्या होता है? बराबर नहीं है। विषम का मतलब होता है बराबर नहीं है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है मेरा क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज। इसको लिखेंगे क्या? ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैंने ये आकृति बना दिया आपके सामने, मैंने इसका नाम रख दिया ए, बी और सी। मैंने कहा ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ऐसे कह दिया। आपसे पूछूंगा ये कौन सा त्रिभुज है, तब आप बताओगे कि ये विषमबाहु त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि ये वाली भुजा की बात करें तो 3 सेंटीमीटर लंबी है, लेकिन इस भुजा की बात करें तो ये 4 सेंटीमीटर लंबी है, और बच्चा नीचे वाले की बात करें तो 5 सेंटीमीटर लंबी है। ये मेरा हो गया क्या? विषमबाहु त्रिभुज। तो याद रखना, विषमबाहु त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं होगी, चाहे 2.5 हो, 5 हो, 10.5 हो, कोई मतलब नहीं, बराबर नहीं होगी बस। लेकिन समबाहु में सभी बराबर होगी। अगर 2.5 होगा तो 2.5 होगा, अगर 3 होगा तो 3, 5 होगा तो 5। तो इतना क्लियर समबाहु विषमबाहु। अब चलिए जो आज का हमारा अगला है वो लास्ट भी है। क्या है? समद्विबाहु। क्या है मेरा? समद्विबाहु। लास्ट है मेरा 3 नंबर, समद्विबाहु त्रिभुज। तो सम का मतलब क्या होता है? समांतर, और द्वि का मतलब क्या होता है? 2। बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं मेरा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं मेरा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब इसके जो हम लोग फिगर देखेंगे वो यहाँ पर देख रहे हैं, वो क्योंकि वहाँ पर स्पेस नहीं है। तो क्या करेंगे? जैसे मैंने यहाँ पर आपके समक्ष एक
आकृति बना दिया। इसका नाम रखा ए बी और सी। क्या नाम रखा? ए बी और सी। मैंने कहा ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये है 10 सेंटीमीटर। ये हो गई 8 सेंटीमीटर, ये हो गई 8 सेंटीमीटर, लेकिन ये 10 सेंटीमीटर। अब आपकी नज़र जाएगी कि यहाँ पर तो यार दो भुजाएं बराबर, यहाँ पर एक भी बराबर नहीं, यहाँ पर सब बराबर। तो जहाँ पर सभी बराबर समबाहु, जहाँ पर एको नहीं बराबर वहाँ भी समबाहु, जहाँ पर दो बराबर वहाँ समद्विबाहु। यहाँ पर 8 8 दो भुजाएं बराबर, तो क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो होगा मैंने आज क्या पढ़ा उसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। मैंने पढ़ा बिंदु, रेखा, कोण, किरण, उसके बाद कोणों के प्रकार, रेखाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, त्रिभुज के प्रकार, रेखाओं और कोणों के आधार पर। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो में मज़ा आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में शेयर भी करें। और इससे रिलेटेड अगर आपको आज की वीडियो में कुछ आपको डाउट लगा हो, जो आपको कंफर्म ना हो, उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए ठीक, मिलते हैं कल हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।